नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि। राष्ट्रीय लोक दल ने चौधरी सिंह चरण को दी श्रद्धांजलि। हवन पूजा और विचार गोष्ठी का भी किया आयोजन। सिद्धार्थ नगर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की सौगात। 1000 सीटों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम हॉल का शिलान्यास। बीजेपी के कई अन्य नेता कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। कोटद्वार में लेखपालों का कार्य बहिष्कार। विभिन्न मांगों को लेकर लेखपालों ने दिया धरना। जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की मांग। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक कार से नकदी और सोना किया बरामद। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि पर गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल के अस्पताल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद दिल्ली रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर हवन पूजा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सिद्धार्थ नगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीएससी ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 1000 सीटों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम हॉल का मनोहर लाल ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर कई सम्मानित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कपिलवस्तु स्तूप और म्यूजियम भी देखा है। लाखों लोगों का जो वहाँ पर उनको फ्रीडम मिले, उनके ऊपर उन्होंने सब करता है कि और शायद 4 या 5 महीने वो बैठकें चलती रही और उसके बाद उसको रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के कारण से भारत सरकार को एक बल मिल गया कि उसमें जो हम संशोधन चाहते थे इनका परिश्रम, इनकी तपस्या, इनकी लगन, इनकी उसमें पता लगी और फिर यहाँ पर इस प्रकार से इस रात जगत देवता ये जो महात्मा बुद्ध के नाम से बनने वाला जो कन्वेंशन सेंटर है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। हम मालूम है कि इनके आग्रह में भी खींचा या महात्मा बुद्ध जी की प्रेरणा उन्होंने भी खींचा, लेकिन नेपाल के साथ बढ़ता ही हुआ। इन जगह की बारे में जब मैंने अध्ययन किया तो जो लगा कि ये कार्यक्रम में मुझे जरूर जाना चाहिए, किसी भी रूप में जरूर जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ सांसद महोदय का कि उन्होंने यहाँ कार्यक्रम में आने से पहले मुझे कपिलवस्तु में जो म्यूजियम था, यहाँ कपिलवस्तु में तो इस समय उस कार्यकाल की जो राजधानी बनी थी माता बुद्ध के ठिकाने वगैरह उस समय राजधानी बनाई, फिर उसमें विशेष आदमी देखते हैं, एक प्रेरणा मिलती है वहां से। इस क्षेत्र के विकास के नाते जितनी आवश्यकता यहाँ है, बहुत बड़ी आवश्यकता यहाँ है। आज सिद्धार्थ नगर जिले की अपनी जो अलग पहचान है, उस पहचान को देखते हुए और ये जो सभागार का उदाहरण हो रहा है, इसमें अपने आप में गौतम बुद्ध यहीं से चुके सिद्धार्थ से 32 साल रहे गौतम बुद्ध बोले, उनको सारी कहानी में वो इसके साथ जुड़ी हुई है। अगली खबर उड़ीसा के पुरी से है, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ करने उड़ीसा के पुरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे हैं। एक शांति का जो प्रचार होता था वो दुनिया को दिखाना देगा। मेरा यहाँ का एक और भी काम मैं मान सकता हूँ, एक और जिस भूमि से आता हूँ वो हरियाणा है। और हरियाणा में हमको मालूम है महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का संदेश दिया था, वो भी एक गीता जो है शांति कायम करने का प्रतीक है। ये ठीक है कि उस महाभारत में गीता के संदेश में भगवान कृष्ण ने युद्ध करने को भी प्रेरित किया, लेकिन युद्ध करने का मतलब यह है कि अगर दुष्ट के साथ युद्ध करके उसको परास्त किया जाए, उसको मारा जाए, तो स्थायी शांति आती है। ये शांति का पाठ आज भी कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए युद्ध की भक्ति से
युद्ध का आह्वान करेंगे ताकि यहाँ शांति स्थापित हो सके। ये तो चाहते नहीं है। हमारी भक्ति युद्ध को कभी प्राथमिकता नहीं देती है, लेकिन गीता के अनुसार यदि शांति लाने के लिए युद्ध करके सामने दुष्ट को सम्मति देने के लिए युद्ध करना पड़े, युद्ध करके स्थायी शांति लाने का यही एक प्रकार है। तो इस स्थान के ऊपर आज ये अच्छे सभागार कन्वेंशन सेंटर की जो जरूरत थी उसका शिलान्यास करके एक बहुत बड़ी आवश्यकता और यहाँ पूरी की गई है, इसमें आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां बृहस्पतिवार को बीजेपी जिला कार्यालय अल्मोड़ा में अहिल्या देवी होलकर के आगामी 300वें जन्मदिन के पूर्व एक गोष्ठी व कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अहिल्या बाई दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की आदर्श है। आज अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती को मनाने का लगातार हर जनपद में प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। निश्चित रूप से अहिल्याबाई होलकर जी एक ऐसी शासक रही हैं, आज के समय में हम देख सकते हैं कि जहां महिलाओं के लिए आगे बढ़ने में, आगे कार्य करने में कई सारी चुनौतियां हैं, उस समय अहिल्याबाई होलकर जी पूरा शासन संभालती थी और किस प्रकार से एक चूल्हे से निकलकर युद्ध के मैदान पर फतह पाने के साथ साथ में एक स्त्री सेना खड़ा करना और पूरे साम्राज्य को संभालना, और इसके साथ ही बहुत बड़ी धर्म ध्वजवाहक थी जो कि पूरे देश भर में जिन्होंने ऐसे ऐसे धर्मार्थ कार्य भी किए, धर्मस्थलों का निर्माण भी किया, साथ साथ में व्यापारिक गतिविधियां भी रखी। तो वो उस समय की महिला जो कि 1725 में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने वो कर दिखाया जो आज की महिलाओं के सामने कई सारी चुनौतियों के बाद में हम घर बैठ जाते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अहिल्याबाई होलकर जी ने एक कुशल शासक के रूप में और एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में कैसे शासन किया और किस प्रकार से अपने साम्राज्य को हमेशा सुव्यवस्थित रूप में, सुशासित रूप में जो है चलाने का काम किया, वो हम सब के लिए प्रेरणा है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर यही जागृति हम हर महिला कार्यकर्ती में भी, हर महिलाओं में भी, और हमारे जो पुरुष भाई हैं मैं समझती हूँ कि वे भी उनसे प्रेरणा लेंगे और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से शासन उनका चला है, उसी प्रकार से शासन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी प्रेरणा में आगे बढ़ चले हैं, उसी प्रकार से उन पच्चीनों में हमें भी चलने की प्रेरणा मिले, इसी को लेकर गोष्ठी है। निश्चित रूप से इस विचारों से सब सहमत होते हुए आगे अपने लिए जो है उससे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। लेखपालों की मांग है कि राजस्व उप निरीक्षकों को पर्याप्त मानव तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराया जाए, साथ ही उन्हें लैपटॉप भी उपलब्ध करवाया जाए। अगली खबर रामनगर से है, जहां एक सनसनी खबर सामने आई है, जहां एक शव दफनाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय में विवाद हो गया। दरअसल रामनगर के गौजानी में जब एक मुस्लिम परिवार मृतक को दफनाने की तैयारी कर रहा था तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जमीन कब्रिस्तान की अधिकृत सीमा में नहीं आती, तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने पूर्व में न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए जमीन को कब्रिस्तान का बताया। कई घंटे चले इस विवाद के बाद प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और मामले को शांत करवाया गया। हालांकि स्थानीय लोगों में तनाव की स्थिति साफ महसूस की जा सकती है। 3 महीने पहले विवाद हुआ था तो कम्प्रोमाइज हुआ था, तहसीलदार साहब ने बुलाया था हमें, तो उन्होंने हमसे 4-5 दिन का टाइम लिया था कि इस समय आप मान जाओ, इनके वहाँ शादी है। इन्होंने कैंप लगा लिया था यहाँ पे शादी का। एजेंट साहब ने भी बुलाया, उन्होंने भी कहा ये जो लैंड है किसके नाम पे है, ये कब्रिस्तान के नाम पे देखा गया तहसील में सब कुछ। तो देखने के बावजूद भी तहसीलदार साहब ने हमसे कहा कि हमें टाइम दिया, उसमें 4-5 दिन का टाइम दिया। आज 3 महीने हो गए सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें शासन की तरफ से भी। आज हम यहाँ कब्र खोद रहे हैं तो ये जो दूसरे पक्ष वाले हैं ये हमें कब्र नहीं खोदने दे रहे हैं। यहाँ शासन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा था। कोर्ट के कागज़ हमारे पास हैं, इसके जो कोर्ट के कागज़ हैं वो भी हमारे पास हैं, हमारे पक्ष में है, नक्शा है, सब कुछ है सर। हम इनसे कह रहे हैं दूसरे पक्ष से कागज़ ले लो, इसके ज़रा
कम से कम उनके भी कागज़ देखो, उनके पास कोई कागज़ है ना कुछ है ना कुछ है। कागज़ हमारे पास हैं, इसके नक्शा भी है, खतरा खतौनी भी है, कोर्ट के कागज़ भी हैं जो हम जीत का हैं। उसके बावजूद भी हमें यहाँ कब्र नहीं खोदी जा रही। बाहर के लोग आ जाते हैं सर, कुछ उसमें हमें यहाँ दबाया जाता। शासन प्रशासन भी हमें ही दबाता है सर, शासन प्रशासन भी हमें ही दबाता है। आज भी हमें ही दबाया जा रहा है। क्या फैसला हो, ये लोग जो अधिकारी लोग हैं, शासन प्रशासन है, यही फैसला कर दे। यहाँ पे आके ये हमें नाप के दें हमारी ज़मीन जो है इसकी पैमाइश करके और इसको नाप के हमें दे दें। ये खूंटी गाड़ के रोज़ का विवाद ख़त्म हो जाएगा। और इसमें बाहर के आदमी आते हैं सर, जो खतरनाक वाले लोग हैं वो आते हैं यहाँ दंगा कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। ये बाहर के आदमी हैं, गाँव के मेरे बहुत कम होंगे, लेकिन बाहर के आदमी इसमें आते हैं सर। मैं क्लियर कर दूं, पिछली बार 3 महीने पहले जो हुआ था वो दफन के लिए नहीं था। या इस कब्रिस्तान की ज़मीन पे शादी का एक टेंट लगा दिया गया था, जिसे हटाने के लिए हम एसडीएम तहसीलदार सबके पास गए थे। वहाँ से हमें लिखित में आश्वासन दिया गया था कि गरीब बच्ची है, उसका आप होने दीजिए शादी के अगले दिन हम यहाँ इसकी बाउंड्री करा देंगे, जैसे कि आज आश्वासन दिए जा रहे हैं। अब कोई उस वक्त भी जिनके इंतकाल हुआ है, रियासत हुसैन, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा अलील थे, इसीलिए बोला गया था कि आप शादी ना करें। अगर उनका इंतकाल होता है तो हम दफन कैसे करेंगे, क्योंकि आगे की तरफ आप देख सकते हैं पूरे पोर्शन में हर जगह कब्रें हैं, जगह है नहीं बिल्कुल भी। कैमरा चाहे चारों तरफ घुमा लें, मोहल्ले के लोग जितने भी हैं जो लोकलाइट मुस्लिम हैं वो बिल्कुल शांत और नीचे बैठे हुए हैं, एक भी ना कोई प्रशासन से भिड़ रहा है, नहीं कुछ। नक्शा है, खसरा है, खतौनी है, पूरा पोर्शन क्लियर है। जो भूमि विवादित ही नहीं है उस पर आके उधम काटा जा रहा है, खुद ही भी कब्र को रोक दिया गया है। अब जिनकी का इंतकाल हुआ है उनका पेनक्रियाटिक कैंसर से हुआ है, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लगभग अंदर से डैमेज हो चुकी है। अगर 2-4 घंटे में दफन नहीं होता है तो ब्लड आने लगेगा। अब हमारा सिर्फ एक ही मानना है कि जब नक्शा हमारे पास है और सेंटर में कब्र है जिसका बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं है, एसडीएम साहब को पेपर दे दिए गए हैं, नक्शे दे दिए गए हैं और जजमेंट भी दे दिया गया है, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि इसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह दफन कर दिया जाए। पीड़ितों का यही कहना है, जिनके वालिद का इंतकाल हुआ है उनका भी ये कहना है कि हमारे वालिद को दफन होने दें। अगर से खुदा न खास्ता बाउंड्री के बाहर आती है पैमाइश की बात, तो हम कब्रों को ऐसे ही निकाल के दूसरी जगह दफन कर देंगे बॉडी को, जैसे सैकड़ों साल पुरानी कब्रें उतार दी गई हैं। हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ज़मीन हमारे पास है, लैंड क्लियर है, कोई भी विवादित भूमि नहीं है। 25 बाई 40 का एक टुकड़ा जो आप पीछे की तरफ कैमरा दिखा सकते हैं उधर, वो पोर्शन सिर्फ विवादित है, जिसके लिए हम नहीं जा रहे हैं। ये पूरा पोर्शन निर्विवादित है, जिस पर कोई झगड़ा नहीं है, जिसमें हमारी कब्र है। बस सिर्फ लोग राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनका यहाँ। अगली खबर रामनगर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बता दें कि पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को एक हाल ही में चोरी की हुई बुलेट के साथ दबोचा, जिसके बाद पूछताछ में उसने अपने साथी के साथ मिलकर बाइक चोरी करने की बात को बोली। वहीं पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की हुई 17 और बाइकें बरामद की, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए आकी जा रही है। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपी पर पहले से 8 मुकदमे दर्ज हैं। रामनगर में काफ़ी समय से वाहन चोरी सक्रिय था। जो अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह था, इसमें कुल 5 व्यक्ति हैं। उस गैंग से एक व्यक्ति जिसका नाम अमन है, आज हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर हमारे द्वारा कुल 18 बाइकें चोरी की बरामद की गई हैं, जिनमें से 6 गाड़ी रामनगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई हैं, एक कालाडूंगी से, एक मुखानी से। इसके अलावा 3 गाड़ी थाना काशीपुर से चोरी हैं और 2 गाड़ी ITI से, एक थाना जसपुर उधमसिंह नगर से है। अन्य गाड़ियाँ यूपी से अलग अलग स्थानों से चोरी की गई हैं और इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को हमारे न्यायालय बन्नाखेड़ा थाना बाजपुर का रहने वाला। जो 4 अन्य साथी हैं, 2 लोग जेल में हैं और 2 अभी फरार है। हमारे द्वारा उनकी तलाश। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 1.5 करोड़ रुपए की नकदी और सोना बरामद किया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी दिल्ली से कच्ची चांदी लेकर आगरा बेचने गया था। इतना ही नहीं बल्कि बरामद हुई नकदी को गिनवाने के लिए मशीनें भी मंगवानी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।